Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to talk about a very important topic of your syllabus, that is about the Lamarckism. Evolution की theories के एतबार से भी बहुत important topic है और आपके समझने के लिए भी और बोर्ड के हवाले से भी ये एक अहम topic है. इसकी details बोर्ड पे देखते हैं. Alright students. सबसे पहली चीज जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा आज वो ये है स्टूडेंट्स, व्हाई डू वी डिस्कस द एवोल्यूशन. हमें इर्तिका के मुताले की जरूरत क्यों पेश आती है. तो उसके लिए स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि बुनियादी तौर पे जो जिंदगी का आगाज है तब से लेके आज तक क्या तमाम जानदार अपनी असली हालत में मौजूद हैं. अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब तब्दील हो के इस एडवांस लेवल तक पहुंचे हुए हैं. तो ये जो सारे की सारी तब्दीली है दरमियान में वक्तन फवक्तन जो छोटी छोटी तब्दीलियां वकू पजीर होती रही या रूनुमा होती रही, उन तमाम तब्दीलियों के बाद ये जो मजमुए बने हैं, इन तमाम के तमाम मजमुआत को अगर हम एक फ्रेम के अंदर फिट करके देखें तो हमें पता चलता है कि यस द एवोल्यूशन डज एग्जिस्ट. तो इस वजह से हमें एवोल्यूशन को स्टडी करना पड़ता है. हमारे इर्द गिर्द जो ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हुई हैं, उन तमाम डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना और फिर उनकी खसूसियात को कोरिलेट करना, उनको एक दूसरे से दोबारा से री रेडिएट या री ओरिजिनेट करवाना, ये सारे के सारे फीचर्स एवोल्यूशन का हिस्सा हैं. ऑलराइट, इनको देखने से ही हमें पता चलता है या इनका मुतालिया करने से हमें पता चलता है कि एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिजम्स किसी और तरह के थे और बाद में आने वाले डिसेंडेंट्स जो हैं नाउ दे आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट. तो बुनियादी तौर पे जो आज का हमारा टॉपिक है इट इज लामार्किज्म. अब स्टूडेंट्स, लामार्किज्म इज वन ऑफ द थ्योरीज, क्योंकि इससे पहले भी साइंसदान या फिलोसोफर्स जो हैं वो आपस में इस बात पे बहस किया करते थे कि जिंदगी का आगाज कैसे हुआ है. तो वो जो जिंदगी का आगाज एक्सप्लेन करने के लिए जो जो थ्योरीज या जो जो आइडियाज उनको आए हुए हैं, उन तमाम आइडियाज को एक जगह पे इकट्ठा किया गया और उनमें से डार्विन के आने से पहले वाले फिलोसोफर्स की या नेचुरलिस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो उनमें से जो सबसे नुमाया नाम है वो जीन बैप्टिस्ट लामार्क का है. और लामार्क ने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि यस एवोल्यूशन डज एग्जिस्ट एंड एवरी नेक्स्ट कमिंग जनरेशन इज बेटर देन द प्रीवियस जनरेशन. इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसने कुछ लॉजिक्स डेवलप की. उन लॉजिक्स को आज चूंकि हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हुए हैं, हमारे पास बहुत ही एडवांस किस्म की रिसर्च मौजूद है, मोलेकुलर लेवल तक हम चीजों को जान चुके हुए हैं, तो अब जाके उसमें से कुछ पोस्टुलेट्स जो हैं वो रिजेक्टेबल हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब उसने वो थ्योरी प्रपोज की थी उसी वक्त उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स या फ्लॉज थे. ऑलराइट, बाद में जब बहस की गई, बाद में जब रिसर्च हुई तो पता चला कि नाउ इट कैन बी रिजेक्टेड और फॉल्सिफाइड, लेकिन उस वक्त के लिहाज से इट वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट आइडिया. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जो थ्योरीज हमारे पास सबसे अहम है जिनको हमने अपने सिलेबस का हिस्सा भी बनाया हुआ है और एवोल्यूशन में भी इनका एक नुमाया मकाम है, सबसे पहली चीज है लामार्किज्म इटसेल्फ, जिसे हम थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं. ऑलराइट, फिर उसके बाद डार्विनिज्म, डार्विन ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया हुआ है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिहाज से. फिर उसके बाद नियो डार्विनिज्म, इट इज द ब्लेंड ऑफ द एवोल्यूशनरी आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन एंड द जेनेटिक्स या मॉडर्न जेनेटिक्स. इसी वजह से इसको हम कहते हैं मॉडर्न सिंथेसिस. ऑलराइट, फिर स्टूडेंट्स जो अहम हिस्सा जो हम अभी मेन फोकस जिस पे करेंगे इट इज अबाउट द लामार्किज्म. ऑलराइट, अब थोड़ा सा लामार्क के मुतालिक अगर हम जानना चाहें तो हमें पता चलता है कि लामार्क जो है, सबसे पहली चीज तो इसका मुजस्समा आपको नजर आएगा पेरिस में. जब हम जाते हैं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में तो वहां पे सबसे बाहर सबसे नुमाया करके इन्होंने एक स्टैचू इसका बनाया हुआ है. बुनियादी तौर पे ये इस चीज का क्रेडिट है कि ही हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टुवर्ड्स द साइंस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर जो इसकी पब्लिकेशन थी जो इसने पब्लिश की 1809 में, जो कि डार्विन का बुनियादी तौर पे पैदाइश का साल था, तो चीजें कोरिलेट होती चली गई. अब अगर हम पब्लिकेशन की बात करें तो किताब का नाम या वो जो एक रसाला या मैगजीन जो पब्लिश हुआ स्टूडेंट्स, उसका नाम था फिलॉसफी ज़ूलॉजिक. इनवर्टिब्रेट्स पे इसका काम था, लेकिन इसने साथ ही साथ ये आइडियाज भी डेवलप किए कि एंसेस्टर से डिसेंडेंट्स की जानिब जाते हुए बहुत सारे जानदारों में तब्दीलियां ऑब्जर्व की जाती हैं और यही तब्दीलियां अल्टीमेटली एवोल्यूशन की बैकबोन करार पाई. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसके मेन जो मैकेनिज्म जिसको इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है उस पर अगर रोशनी डालें तो हमें पता चलता है ही प्रेजेंटेड द मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन हाउ स्पेसिफिक एडेप्टेशंस इवॉल्व, यानी कि वो तब्दीलियां
जो एक जनरेशन में आ रही हैं, फिर उसके बाद अगली जनरेशन में आ रही हैं, फिर उसके बाद अगली जनरेशन में आ रही हैं, और कई नस्लें गुजरने के बाद जब वो एक क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट बन जाता है तो फिर वो प्रोडक्ट किसी नई नस्ल या एंटायरली डिफरेंट जनरेशन की फॉर्म में हमें नजर आना शुरू हो जाता है। इन सारी चीजों को इसने कुछ पॉइंट्स के तहत एक्सप्लेन किया हुआ है। उन पॉस्टुलेट्स को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, द पॉस्टुलेट्स ऑफ द लामार्किज्म और द थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आर, सबसे पहली बात जो यहां पे डिस्कस की जा रही है, इंटरनल वाइटल फोर्स। अब यहां पे स्टूडेंट्स एक बात तो ये समझ लें कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई आइडिया या कोई साइंटिफिक बात आती है तो हम उसको फौरी तौर पे इस्लाम की रोशनी में जांचने या समझने की कोशिश करते हैं। तो वो तमाम लोग जिनका क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक है, उन्होंने भी जब आगाज किया साइंस का या फिलोसॉफिकल आइडियाज पैदा करने का, तो दे ट्राइड टू सर्च एवरीथिंग फ्रॉम द बाइबल। ऑलराइट, अब वहां पे चूंकि एक आइडिया डेवलप हुआ है और वो वहदानियत का ही आइडिया है, उसी चीज को साइंस में लामार्क ने किस तरह से रिप्रेजेंट किया कि इंटरनल वाइटल फोर्स होती है जानदारों का अपना पैदा होना और फिर उसके अंदर नई चीजों का डेवलप होना। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ वाइटल फोर्स एंड दैट वाइटल फोर्स इज द फोर्स ऑफ लाइफ, जिसे हम जिंदगी की कुव्वत कहते हैं। तो वो जो जिंदगी वाली चीज है, दैट इज द वाइटल फोर्स। ऑलराइट, फिर उसके बाद सेकेंड पॉस्टुलेट जो है इसका, इट इज द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड। अब ये वाली चीज हमें एडेप्टेशंस की तरफ लेके जाती है और एडेप्टेशंस को हम भी कबूल करेंगे और हर एक सुनने वाला, कोई भी इलिटरेट पर्सन भी कबूल करेगा कि वक्त गुजरने के साथ साथ छोटी छोटी तब्दीलियां इंसान अपने अंदर भी पैदा करता है। अगर माहौल किसी सूरत में मुतासिर कर रहा है, तो अगर हम वाइल्ड में रहना शुरू हो जाएं, यानी हमने ये जो शेल्टर प्लेसेस घरों की शक्ल में या बिल्डिंग्स की शक्ल में बनाए हुए हैं, अगर ये नहीं होंगे तो हमारे अंदर ब्राउन स्किन का डेवलप हो जाना इटसेल्फ इट इज एन एडेप्टेशन। ऑलराइट, इसी तरह रीजनल डिफरेंसेस हमें नजर आते हैं बहुत सारी जगहों पे, सो दीज आर एडेप्टेशंस। ऑलराइट, तो ये जो एडेप्टेशंस हैं बुनियादी तौर पे ये माहौलियाती तब्दीलियों के मुसल्लत करदा चेंजेस होती हैं, जिनको फिर इंसान या बाकी जानदार अपने अंदर तब्दील करते चले जाते हैं। इट बिकम द नीड और इट बिकम द एडेप्टेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब उसके बाद थर्ड पॉस्टुलेट इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। अब ये वो वाला डिबेटेबल पॉइंट है कि जिस पे सबसे ज्यादा बहस की गई कि क्या ये मुमकिन है या नहीं है। तो मॉडर्न साइंस में आके कुछ चीजें इसको कंप्लीटली रिजेक्ट करती हैं कि भाई इट इज कंप्लीटली अनबिलीवेबल कि कोई भी ऑर्गन या बॉडी का कोई पार्ट अगर बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो वो ज्यादा डेवलप हो जाएगा, हाईली ऑर्गेनाइज्ड होना शुरू हो जाएगा। और बॉडी का अगर कोई एक पार्ट लेस यूज में आता है, निस्बतन कम इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आहिस्ता 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 रिड्यूस होता चला जाएगा और अल्टीमेटली डीजेनरेट हो जाए या मुकम्मल तौर पे ही गायब हो जाए। तो इस चीज को डिबेटेबल पॉइंट हम कह सकते हैं कि those parts of the body used to cope with the environment become larger and stronger while those that are not used deteriorate or degenerate। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए लामार्क ने कुछ एग्जांपल्स भी बताई हुई हैं। एग्जांपल्स को वन बाय वन अभी हम आगे जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे। The fourth postulate is inheritance of acquired characteristics। अब ये वाली बात जो है स्टूडेंट्स, इसको हम किसी हद तक कबूल कर सकते हैं। क्यों कबूल कर सकते हैं कि पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या हम माहौल से कुछ नहीं सीख रहे, तो हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो ये हमारे एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी तरह से बहुत सारी चाहते हुए या ना चाहते हुए चीजें एनवायरनमेंट की वजह से हमारे अंदर तब्दीलियां लेके आती हैं। वो जो तमाम तब्दीलियां हैं वो हमारी बॉडी का हिस्सा बनती चली जा रही हैं, वो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी असरअंदाज हो रही हैं। तो ये वाली चीजें, दीज आर द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये हमारे अपने नहीं हैं, हम बाहर से कहीं ना कहीं से इनको हासिल कर रहे हैं। वो किसी भी माहौलियाती तब्दीली का भी रिजल्ट हो सकता है। Alright students, so these are the inheritance of acquired characteristics. The modifications an organism acquires during its lifetime can be passed on along to its offsprings। अब ये वो वाली बात आ जाती है कि जब हम ये कहें कि भाई आदम अलैहिस्सलाम तो एक ही इंसान थे, लेकिन मौजूदा दौर में हमें जो 7 बिलियन के करीब इंसानी आबादी नजर आ रही है, क्या तमाम इंसान एक ही जैसे हैं? नो, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पे नजर दौड़ाने से हमें पता चलता है कि हर जगह पे मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में रहने वाले इंसान मुख्तलिफ खसूसियात के हामिल हैं। तो ये एडेप्टेशंस हैं जो आहिस्ता 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 इकट्ठी होती चली गई और उन्होंने वो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे उनको आहिस्ता आहिस्ता आगे इनहेरिट किया और फिर मौजूदा दौर में हमें जाके
मुकम्मल तौर पे एक नई नस्ल नजर आना शुरू हो जाती है। सो दिस इज एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की इनहेरिटेंस। ऑलराइट, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट, इट इज अगेन द डिबेटेबल थिंग, स्पेसिएशन या स्पीशिएशन इसको हम कहते हैं कि वो तमाम तब्दीलियां जो एक जनरेशन या काफी पुरानी जनरेशन से आना शुरू हुई और इकट्ठे होते 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 आखिरकार एक एंटायरली डिफरेंट नई स्पीशीज जो है वो ओरिजिनेट हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि दिस इज स्पेसिएशन। ये भी डिबेटेबल चीज है क्योंकि यहां पे डार्विन ने बाद में जाके ऐड की नेचुरल सिलेक्शन, तो उसका कॉन्सेप्ट ऐड करने के बाद समझ में आती है, लेकिन जो लामार्क कहते हैं कि यूज एंड डिसयूज के अकॉर्डिंगली नई स्पीशीज पैदा हो जाती हैं, तो ये वाली चीज हमें हजम नहीं हो सकती। ऑलराइट, जो एग्जांपल्स लामार्क ने डिस्कस की हुई हैं इनकी हम वन बाय वन बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो द फर्स्ट एग्जांपल इज अबाउट द ब्लैकस्मिथ डेवलपिंग अ बिगर बाइसेप इन द आर्म दैट वर्क्स द हैमर। अब ये वाली चीज हमें किसी हद तक तो समझ में आती है कि अगर कोई एक लोहार काम कर रहा है और बार बार उसने हथौड़ा चलाना है, तो वो हथौड़ा चलाएगा तो ऑब्वियसली उसके मसल्स डेवलप होंगे। अगर वो दोनों हाथों से चला रहा है तो दोनों बाइसेप्स डेवलप हो जाएंगे। लेकिन ये वाली बात कि अगर आहिस्ता आहिस्ता वो सारी जिंदगी ये काम करता चला जा रहा है तो विद इन हिज वेरी लाइफ तो ये बन जाएगा एक्वायर्ड कैरेक्टर, लेकिन फिर आगे ऐसा नहीं होगा कि उसका बच्चा पैदाइशी तौर पे एक राइट साइड वाले स्ट्रॉन्ग बाइसेप के साथ पैदा हो जाए। तो यहां पे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है कि एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ऑलराइट, until or unless they are passed on to a dozen generations, और फिर भी उसके बाद चांस है कि भाई इनहेरिट हो या ना हो। तो इसी तरह कुछ और मिसालें, जैसे कि मशहूर जमाना मिसाल है जिराफ स्ट्रेचिंग इट्स नेक टू द न्यू लेंस इन द परस्यूट ऑफ द लीव्स टू ईट। अब ये वाली चीज हमारी समझ में आती है कि अगर जराफे किसी जमाने में घोड़े के साइज का कोई जानवर था और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हुआ कि उन्होंने घास खाना छोड़ी या जमीन से घास खत्म हो गई, तो उनको दरख्तों के पत्ते खाने के लिए अपनी गर्दन को खींचना पड़ा ऊपर की जानिब। अब उस खिंचाव की वजह से पहले निचले लेवल पे थे पत्ते तो उन्होंने खा लिए, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ पत्ते और ऊंचे होते चले गए तो उनको अपनी गर्दनों को और ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ा। तो ये जो खिंचाव की कुव्वत है, जब ये कोई कम्युलेटिव प्रोडक्ट बना तो फिर जाके लंबी गर्दनों वाले जराफे हमें नजर आना शुरू हो गए। अब यहां पे ये वाली बात भी उस सूरत में काबिल कबूल नजर आती है कि अगर कई जनरेशंस तक इनकी ट्रांजिशन चलती रही हो और ट्रांजिशन चलते चलते कोई म्यूटेशन हो गई हो जिसकी वजह से नेचर ने इनको फेवर किया हो कि अब इनकी गर्दन जो है वो इलोंगेट होगी और फिर उसके बाद ये इस काबिल हो जाएं कि दरख्तों के पत्ते ज्यादा बड़े लेवल से या ज्यादा हाइट से खा सकें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अदरवाइज ये खाली खींचने से ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि बचपन से लेके बाज घरों में भी ये वाले मशवरे दिए जाते हैं कि आप लटका करें आप लंबे हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप लटकने से ओवरऑल हाइट ही लंबी हो, ऐसा भी मुमकिन है कि खाली बाजू ही लंबे हो जाएं। ऑलराइट, फिर इसके बाद जो थर्ड एग्जांपल हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द डिसअपीयरेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स। अब ये वाली बात सुनने में हमें हजम नहीं होती कि भाई सांप जो है उनकी बहुत सारी टांगे हुआ करती हों और फिर वो पेट के बल रींग के चलते थे, उन्होंने टांगे इस्तेमाल नहीं की तो टांगे आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो गई और फिर डीजेनरेट हो गई। लेकिन अब गड़बड़ ये है कि पाइथन्स वगैरह कुछ इस तरह के बड़े सांप जिनके अंदर पेल्विक गर्डल के रेजिड्यूज या वेस्टेजेस हमें नजर आते हैं कि बाकियात हैं उनके अंदर पेल्विक गर्डल की हड्डियों की तरह के, तो फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं ना कहीं दरमियान में कोई ट्रांजिशनल ऑर्गेनिज्म ऐसा रहा होगा कि जो मौजूदा दौर के स्नेक्स नजर आ रहे हैं उनके अंदर अगर टांगे नहीं हैं तो शायद दरमियान वालों में कहीं टांगे रह चुकी हों। ऑलराइट, तो ये जो शायद वाली बात है या प्रोबेबली वाली बात होती है, इसका मतलब ये है कि स्टिल वी आर इन सर्च ऑफ सम एविडेंसेस। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की लामार्क ने कि वेब्ड फीट जो डक्स के अंदर है, यानी बुनियादी तौर पे है तो ये बर्ड, अब पानी के अंदर अगर रह रहा है तो पानी में जो नीड डेवलप हुई इसके तैरने के लिए वो क्या थी कि इसकी उंगलियों के दरमियान में अल्लाह ताला ने इसको स्किन दे दी, जिसकी वजह से इसके पांव वेब्ड हो गए ताकि ये पानी में उनको ओर्स की तरह चप्पुओं की तरह चलाए और चलती चली जाए। तो ये भी एक्वायर्ड कैरेक्टर पॉसिबल है। फिर इसी तरह लास्ट एग्जांपल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रिड्यूस्ड विंग्स इन रनिंग ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स, जिसकी बेहतरीन मिसाल कीवी और ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग वगैरह हो सकते हैं कि आपने देखा होगा शुतुरमुर्ग की टांगें ज्यादा डेवलप्ड होती हैं एज कंपेयर टू द विंग्स, और फिर वो तमाम रनिंग बर्ड्स जो हमारे इर्द गिर्द हैं उनकी फ्लाइट जो है वो कम हो चुकी होती है लेकिन दौड़ने की कुव्वत उनमें ज्यादा होती है। यही वजह है
कि मुर्गे मुर्गियों के ड्रम स्टिक्स जो आप लोग खा रहे हैं उनमें ज्यादा मस्कुलेचर हमें नजर आता है। तो बहरहाल ये तमाम एग्जांपल्स लामार्क ने डिस्कस की। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद यहीं पे भी कहानी खत्म नहीं हुई, बहुत सारे डिसेंडेंट्स ने यानी आने वाले साइंसदानों ने लामार्क के कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज किया, ठीक करने की कोशिश की, क्योंकि साइंस में तो जो चीज प्रूव होगी वही थ्योरी बनेगी और अगर कोई चीज प्रूव नहीं हो रही तो वो आहिस्ता आहिस्ता निगलेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो यहां पे भी ये बात काबिल गौर है कि बाद में लामार्किज्म को जब जेनेटिक्स के कुछ आइडियाज के साथ मिलाया गया तो उसको नियो लामार्किज्म का नाम दिया गया और उस नियो लामार्किज्म में हमें अडेप्टेशन से आने वाली तब्दीलियां और फिर उनसे पैदा होने वाली नई जनरेशंस और दैट जनरेशंस आर ऑलवेज वेल डेवलप्ड एज कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशंस, इस कॉन्सेप्ट को हम कबूल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस वजह से लामार्क ने इनिशिएटिव जरूर लिया था इस चीज को समझाने में कि यस द ऑर्गेनिजम्स आर इवॉल्विंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, सो ही डिजर्व्स अ क्रेडिट। यहीं पे आज के इस सेशन का इख्तिताम कर रहे हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।